students, after the discussion of chemotherapy of protozoa, जो हम प्रोटोजोल कीमोथेरेपी पढ़ चुके हैं, उसके बाद हम जो आगे इसकी इसी के टाइप में आ जाता है, दैट इज एंथलमिंटिक ड्रग्स. सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एंथलमिंटिक ड्रग्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे. So let's begin with anthelmintic drugs. In this we will discuss about the introduction पढ़ेंगे और इसकी जो classification है उसके बारे में आज हम discuss करेंगे. तो let's begin with the introduction of anthelmintic drug. अब anthelmintic drugs होती क्या है? अपनी जो भी आपने देखा होगा, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन है, चाहे वो बच्चा है या फिर एल्डर पेशेंट है, किसी भी तरह का कोई भी पेशेंट, कोई भी तरह का पर्सन है, उसकी बॉडी में कभी ना कभी कोई अनवांटेड ग्रोथ हो जाती है पैरासाइट की, जिसके कारण अलग अलग तरह के सिम्टम्स आने लगते हैं. जैसे स्टमक एक होने लग जाता है. ह्यूमन बॉडी में अलग अलग पैरासाइट्स, वो जो पैरासाइट्स होते हैं उनको वर्म्स कहा जाता है. तो जो ड्रग्स उन ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो हमारी ह्यूमन बॉडी में अनवांटेड जो ग्रोथ हो रही है पैरासाइट की, वर्म्स की ग्रोथ हो रही है, और जो इन्फेक्शन हो रही है, उन वर्म्स को कौन कंट्रोल करता है? वो कंट्रोल करता है एंथलमिंटिक ड्रग्स. तो आपने देखा होगा बहुत से ऐसे कुछ छोटे बच्चे होते हैं, वो छोटे बच्चे क्या करते हैं, जैसे मिट्टी वगैरह खा जाते हैं, तो उसके कारण उनके पेट में स्टमक एक होने लग जाता है. स्टमक एक वो उसका रीज़न क्या होता है? क्योंकि जो उन्होंने मिट्टी, जो क्ले है, जो भी खाई है, उसने जो भी एनगल्फ कर ली, उसको एनगल्फ करने के बाद उसके जो स्टमक में वर्म्स बनने लग जाते हैं. ड्यू टू, अब वो जो वर्म्स की फॉर्मेशन हो रही है, वो किसके कारण हो रही है? उसने तो मिट्टी खाई है. अब उस मिट्टी में जो अनहाइजीनिक रीज़न क्या है, जो एनवायरनमेंट है उसमें अनहाइजीनिक होने के कारण वो पेट में आगे वर्म्स बना देते हैं, जिसके कारण जो बच्चे होते हैं उनका स्टमक एक होता है. और अगर बात करें, कई बार कुछ जो बड़े लोग होते हैं उनका पैर काफ़ी सूज जाता है, सोजिश हो जाती है, जिसको फिलेरियसिस एक डिजीज़ होती है. कॉमन लैंग्वेज में उसको हाथी पाँव बोलते हैं, कि बहुत ज़्यादा वो बड़ा, इतना ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाती है कि बड़ा पाँव बन जाता है. वो भी एक तरह से वर्म्स हैं बॉडी में. तो वो एक तरह की सीवियर कंडीशन होती है, जिसमें जो वर्म्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा उसकी जो सीवियरिटी वो बढ़ जाती है. तो ये जनरल बात बताइए कि किस तरह से जो अनवांटेड पैरासाइट हैं वो हमारी बॉडी में जो ग्रो कर जाते हैं, उसको या तो, अब एंथलमिंटिक ड्रग्स का काम क्या होता है? दो तरह से एक्ट करती है. या तो ये क्या करेगी, जो हमारे बॉडी में जो पैरासाइट है, जो ग्रो करे हैं बाय एनी रीज़न, किसी भी तरह के रीज़न, हम रीज़न में डिस्कस करेंगे, किसी भी तरह के रीज़न के कारण उसको किल कर देगी, मार देगी अंदर ही. या फिर क्या करेगी, जो हमारी एंथलमिंटिक ड्रग्स है, वो जो बॉडी में पैरासाइट है उसको एक्सपेल आउट कर देगी हमारी बॉडी से, बाय द किस मीन से? बाय स्टूल्स के मीन से उसको निकाल देगी. अब देखो, चाहे वो किसी मेथड से उसको जो वर्म्स है उसको या तो किल करे या एक्सपेल आउट करे, मोटिव दोनों का सेम है, ऑब्जेक्टिव दोनों का सेम है, कि जो होस्ट है उसको वर्म से रिलीव करना बाय एनी मेथड, किसी भी मेथड का यूज करके, चाहे उसको किल करते, चाहे उसको बॉडी से एक्सपेल आउट करते. तो अब मैंने दो वर्ड्स यूज किए हैं कि या तो वो उसको किल करेगी या बॉडी से एक्सपेल आउट करेगी. किल करना मीन्स किल, अब इसमें दो टर्म्स आ जाएंगी. किल करना मीन्स इसमें दैट इज वर्मीसाइडल होता है. इसमें वर्म्स होता है तो इसको वर्मी लिखा जाता है, वर्मीसाइडल. और अगर मान लो इसको किल की जगह इसको एक्सपेल आउट करना है हमारी बॉडी से, जो हमारे जो पैरासाइट है हमारी बॉडी में है, हमारी बॉडी उसके लिए, पैरासाइट के लिए क्या हो गई? होस्ट हो गई. तो उसको क्या कहेंगे? वर्मीफ्यूज. वर्मीसाइडल एंड वर्मीफ्यूज, ये दो तरह की टर्म है. तो अगर हम बात करें, डिस्कस करें कि इसको कैसे डिफाइन करेंगे एंथलमिंटिक ड्रग्स को. एंथलमिंटिक ड्रग्स आर द ड्रग्स दैट आइदर किल और एक्सपेल इन्फेस्टिंग हेलमिंथेस. जो हेलमिंथेस मतलब कि जो वर्म्स है उसको या तो किल कर देगी या फिर उसको क्या करेगी, हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट कर देगी विद द हेल्प ऑफ, बाय द मीन्स ऑफ स्टूल्स की हेल्प से. सो एंथलमिंटिक ड्रग्स में क्या था कि ये इसमें जो ये ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में ये ड्रग्स क्या करती है? ये ड्रग्स
करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं। ये वर्म्स हैं तो ये कॉज करते हैं इन्फेक्शन। इन्होंने इन्फेक्शन कॉज कर दी, तो ये किससे कंट्रोल होंगे? कॉज इन्फेक्शन कंट्रोल्ड। कौन कंट्रोल करेगा? कंट्रोल्ड बाय एंथलमेटिक ड्रग्स। जो एंथलमेटिक ड्रग्स है वो कंट्रोल करेंगे इसको। एंथलमेटिक ड्रग्स है वो इसको कंट्रोल करते हैं। तो ये होती है एंथलमेटिक ड्रग। अब इसमें एक दो टर्म्स आ गई, वर्मीसाइडल एंड वर्मीफ्यूज। अगर ये किस मेथड से कर सकता है? टू टाइप से कर सकता है, दो मेथड्स होते हैं। अब इसके मेथड्स क्या होंगे? ये दो मेथड से कर सकता है। कैसे रिलीव करेगा हमें? वर्म से, जो वर्म्स होते हैं उससे रिलीव करने के लिए सबसे पहले या तो किल कर देगा या फिर एक्सपेल करेगा। एक्सपेल फ्रॉम बॉडी बाय स्टूल्स। ये दो तरह के काम से इसको हमारे वर्म्स को हमारे बॉडी से निकाल देगा। तो इसमें इसके दो एक्शन हो सकते हैं, किल कर रहा है यानी वर्मीसाइडल। वर्मीसाइडल। और अगर एक्सपेल कर रहा है तो वर्मीफ्यूज कहा जाता है इसको। ये दो टर्म्स है। सो एंथलमेटिक ड्रग्स। अब ये जो प्रॉब्लम है ये होती कैसे है, इसका मेन कॉज क्या है? अब देखो ऑब्जेक्टिव, चाहे वो उसको किल करे चाहे वो उसको बॉडी से एक्सपेल आउट करे, जो इसका मेन मोटिव यही है कि जो होस्ट है, होस्ट कौन होगा? जो वर्म्स जिसकी बॉडी में बैठा है ना वो उसके लिए होस्ट है। तो होस्ट को उस वर्म से रिलीव करना है। अब इसमें बात करें, अगर डिस्कस करें कि ये जो प्रॉब्लम है ये इसका रीज़न क्या है, वर्म्स क्यों आ जाते हैं हमारे बॉडी में, जो ह्यूमन बॉडी है उसमें वर्म्स क्यों होते हैं? तो इसका मेन कॉज है जो कि लाइफस्टाइल, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं या फिर अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जहाँ पे प्रॉपरली जो हाइजीन है, हाइजीनिक कंडीशन, साफ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता, तो उसमें से जो इन्फेक्टेड जो वाटर है, कंटेमिनेटेड वाटर है या कंटेमिनेटेड फूड है, प्रॉपरली हाइजीन नहीं है। अब आपको ये भी पता है कि बहुत सारे लोग हैं जहाँ यहाँ पे, जैसे कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बाहर स्ट्रीट फूड है उसको लेते हैं, उस फूड से हो सकता है, या छोटा बच्चा है वो मिट्टी एनगल्फ कर जाता है, या फिर कंटेमिनेटेड वाटर है। उसके कारण क्या होता है, जो हमारा लाइफस्टाइल है इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट करता है, अनहाइजीनिक लाइफस्टाइल है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है और वर्म्स को हमारे बॉडी में ग्रो करता है। तो ये कुछ रीजंस हैं। जैसे अभी भी जो हैंड वॉश वाला अनहाइजीनिक कंडीशंस है, मेन तो इसका रीज़न कि हाइजीनिक कंडीशन नहीं है। तो इसमें जो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज मेबेंडाजोल एंड अल्बेंडाजोल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसमें रीज़न सिर्फ यही रहता है कि कंडीशन प्रॉपर नहीं होती, अनहाइजीनिक कंडीशन होती है ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस। कई जगह तो अवेयरनेस ही नहीं है पूरी। जैसे अब जो कोरोना टाइम आया है तब इसमें ज़्यादा हैंड वॉश का प्रोसीजर अब स्टार्ट हुआ है, पहले इतना नहीं होता था। अब हर एक बिफोर मील्स, आफ्टर मील्स और हर हैंड वॉश का बहुत ध्यान रखा जाता है। हमेशा कहीं बाहर से भी आया, किसी चीज़ को टच भी किया है तो हैंड वॉश प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, वो हाइजीनिक कंडीशन अब मेंटेन रहने लगी। पहले ये सब इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। तो मेन इसका रीज़न यही है कि कंडीशन जो कुछ अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ में भी
ये सब नहीं ध्यान दिया जाता। जो आसपास की लोकेलिटीज़ हैं वहाँ पे पानी जमा है और वो पानी आगे जो सोर्स है जिससे हम क्या होता है अपना डोमेस्टिक पर्पस के लिए जो वाटर यूज़ करते हैं उस सोर्स में वो मिक्स हो रहा है और वो यूज़ किया जा रहा है। तो ये मेन रीज़न है जिसके कारण क्या होता है जो वर्म्स हैं वो हमारी बॉडी में आ जाते हैं और ग्रो करते हैं। अब इसमें जो पैरासाइट्स हैं हमारी बॉडी में, रीज़न तो हो गया, अब हम पैरासाइट्स हैं हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं। अब वो पैरासाइट्स हमारी बॉडी को कैसे हार्म करते हैं, होस्ट जो है वो कैसे हार्म करेंगे, तो उसका वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ द जो पैरासाइट्स हैं वो कैसे हार्म करते हैं। पैरासाइट्स ह्यूमन बॉडी बाय कैसे हार्म करते हैं वो एक ह्यूमन बॉडी को। सबसे पहले तो ये क्या कर देते हैं, जो ह्यूमन बॉडी है उसको डिप्राइव करते हैं फ्रॉम फूड। दे डिप्राइव फ्रॉम फूड। डिप्राइविंग होस्ट फ्रॉम फूड। सबसे पहला जो काम करते हैं ये जो वर्म्स हैं जो जिसमें रह रहे हैं, जिस होस्ट में रह रहे हैं, अब ये क्या करते हैं वहीं से अपने सर्वाइवल के लिए, ग्रोथ के लिए क्या करते हैं, उससे फूड लेते हैं। तो खुद फूड लेते रहते हैं जिसके कारण क्या होता है, जो वो खाता है, जो भी होस्ट अपना फूड लेता है वो खुद वो यूज़ कर लेते हैं, जिसके कारण जो होस्ट है उसको कम न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, तो वो उसको फूड प्रॉपरली उतना अवेलेबल नहीं हो पाता, होस्ट को उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते। जैसे मैंने आपको उसमें जो कीमोथेरेपी में ऑफ द प्रोटोजोल ड्रग्स में भी थोड़ा सा बताया था कि कैसे जो प्रोटोजो आते हैं कुछ जो बॉडी में जाके क्या होता है, उसका जो सर्वाइव करने के लिए होस्ट है उसकी बॉडी में सर्वाइव करने के लिए क्या करते हैं, उसके न्यूट्रिएंट का यूज़ करते हैं। वैसे ही इसमें ये क्या करते हैं, होस्ट का न्यूट्रिएंट खुद खा लेते हैं तो उसके पास कुछ नहीं रह जाता, उसके पास जितना फूड उसको चाहिए उतना अवेलेबल नहीं होता। सेकंड रीज़न क्या है, सेकंड और क्या करते हैं ये जो भी ब्लड लॉस, दे आर कॉजिंग द ब्लड लॉस। ब्लड लॉस कैसे कॉज करते हैं, कॉजिंग ब्लड लॉस। ब्लड लॉस कैसे करते हैं, ये क्या करते हैं, जितने भी जो ये ब्लड को यूज़ करते हैं अलग अलग सिचुएशन में, जो ब्लड फॉर्मिंग न्यूट्रिएंट्स है ना उसको कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं। ब्लड फॉर्मिंग न्यूट्रिएंट्स को कंजप्शन करते हैं, उसको कंज्यूम करने लग जाएंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट है ब्लड बनाने के लिए। ब्लड नहीं बनेगा, ब्लड की फॉर्मेशन नहीं होगी, यानी आरबीसी की प्रोडक्शन नहीं होगी, तो इस तरह के इफेक्ट कर देते हैं। और क्या करते हैं, इंजरी करते हैं। और कैसे इफेक्ट करते हैं एक होस्ट को, कॉज इंजरी टू द ऑर्गन। कैसे, जहां पे रहते हैं, इंजरी टू ऑर्गन्स, जिस ऑर्गन में रहते हैं उस ऑर्गन को एंगल्फ करना, खाना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर उस ऑर्गन में पेनिट्रेट होते हैं और पेनिट्रेट होके सर्वाइव करते हैं। हाँ, और क्या करते हैं, जो क्या करते हैं, ब्लड लॉस। इसको हम इससे भी इंटर रिलेट कर सकते हैं कि एक ऑर्गन में इंजरी करके क्या करते हैं, इंजरी करने के कारण उसमें ब्लड लॉस हो जाता है, दे कॉज द ब्लड लॉस। तो ये कुछ इस तरह के रीज़न है कि जिसमें क्या होता है, जो पैरासाइट है ह्यूमन बॉडी को कैसे हार्म पहुँचाते हैं, कैसे नुकसान पहुँचाते हैं। या तो उसका जो फूड है जिसमें होस्ट में रहते हैं, उसका जो फूड है वही खुद ले लेते हैं, एंगल्फ कर लेते हैं, जिसके कारण जितना फूड अवेलेबल होना चाहिए टू द होस्ट वो उसको अवेलेबल नहीं होता, उसको न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते। ब्लड लॉस कॉज करता है ब्लड फॉर्मिंग, कुछ ब्लड फॉर्मिंग जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको यूज़ कर लेते हैं। अब ब्लड फॉर्मिंग खुद खा जाएंगे, वो खुद यूज़ कर लेंगे तो ब्लड की फॉर्मेशन नहीं होगी, आरबीसी की प्रोडक्शन नहीं होगी, इस तरह के इफेक्ट शो करते हैं।
और जिस ऑर्गन में रहते हैं, नंबर 3 क्या है कि जिस ऑर्गन में वो बैठे हैं उसी ऑर्गन को खाना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो इंजरी कॉज कर देते हैं या फिर उसमें पेनिट्रेट हो जाते हैं। तो उस अपने सर्वाइवल के लिए करते हैं ना वो, और क्या कॉज करता है वो ब्लड लॉस करता है। और एक हार्म और भी पहुंचाते हैं कि जो पैरासाइट होते हैं, अब वो जो फूड मटेरियल तो ले रहे हैं तो उसमें एक्सक्रीट आउट भी करेंगे, तो उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है पैरासाइट का उसमें केमिकल्स होता है, उसको टॉक्सिन्स कहते हैं। और आपको पता है कि टॉक्सिन्स क्या करते हैं, बॉडी को हार्म करते हैं, जो हमारी बॉडी है, जो होस्ट की बॉडी है उसको हार्म पहुंचाते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये क्या सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट टॉक्सिन्स। कैसे हम करते हैं, बाय सिक्रीटिंग टॉक्सिन। टॉक्सिन सिक्रीट करते हैं जो कि उनका वेस्ट मटेरियल से निकलता है ऑफ पैरासाइट। जो पैरासाइट्स होते हैं उनकी वेस्ट मटेरियल से वो सिक्रीट होता है टॉक्सिन, और वो टॉक्सिन उसको हार्म पहुंचाता है, बहुत नुकसान पहुंचाता है। ये तो हो गया हमारा कि किस तरह से वो एक्ट करता है और किस तरह से वो एक पैरासाइट है जो होस्ट जिसमें रह रहा है उसको कैसे नुकसान पहुंचाता है। अब इसमें चॉइस ऑफ ड्रग, अगर हम बात करें कि हमें इतनी सारी ड्रग्स अवेलेबल हैं, मैंने आपको 2 ड्रग्स के बारे में बताया, मीबेंडाजोल एंड अल्बेंडाजोल। ये 2 ड्रग्स हैं जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और मेन इसको फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग भी कहा जाता है। अब हमने एक ड्रग की सिलेक्शन करनी है तो वो किस बेसिस पे करेंगे, चॉइस ऑफ ड्रग्स, चॉइस ऑफ ड्रग्स। हमने ड्रग की चॉइस करनी है, वो कम करेंगे भी किस तरह की, सबसे पहले तो हम देखेंगे भी किस टाइप की इन्फेक्शन है, टाइप ऑफ इन्फेक्शन। अब ये जो इन्फेक्शन है इसमें भी अलग अलग जो वर्म्स हैं इसके अलग अलग कैटेगरीज हैं, जैसे राउंड वर्म्स होते हैं, टेप वर्म्स होते हैं, पिन वर्म्स होते हैं, हुक वर्म्स होते हैं। किस तरह का वर्म है जो कि इन्फेक्शन कर रहा है, थ्रेड वर्म होते हैं, तो ये अलग अलग होते हैं। राउंड वर्म होता है वो राउंड की शेप में होता है, टेप वर्म होता है जैसे टेप होती है पतली पतली वैसे उस शेप में होता है, पिन वर्म जैसे इनका नाम है ना उसी तरह के होते हैं। पिन वर्म होता है जैसे पिन की शेप में होता है, जैसे पिन होती है वैसे ही पिन की शेप में होता है। या फिर कोई थ्रेड वर्म है, थ्रेड की जैसे धागा होता है ना उसकी शेप में होता है। हाइड्रेटेड डिजीज के कारण तो नहीं इन्फेक्शन हो रही जिसमें पस और सिस्ट बन जाता है, तो डिपेंड करता है कौन सा वर्म है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फेक्शन, उसी के बेस पे हम ड्रग को चॉइस करेंगे। क्योंकि इसमें भी आपको बताऊंगी चॉइस ऑफ ड्रग भी, अगर राउंड वर्म से इन्फेक्शन हो रही है तो कौन सी ड्रग हम प्रेफर करेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे, टेप वर्म से हो रही है तो कौन सी ड्रग प्रिस्क्राइब करेंगे, थ्रेड वर्म से हो रही है तो कौन सी भी, कौन कौन से वर्म्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं उसके बेस पे ही जो ड्रग है वो डिसाइड की जाती है। सेकंड हमारा इसमें पॉइंट आ जाता है, ये तो फर्स्ट हो गया, सेकंड पॉइंट आ जाता है इसमें ये अलग अलग वर्म्स आ जाएंगे भी किस तरह से हो रही है इन्फेक्शन, किस बेस पे हो रही है। राउंड वर्म, अलग अलग तरह के वर्म्स आते हैं, राउंड वर्म्स, टेप वर्म्स, पिन वर्म्स, थ्रेड वर्म्स, अलग अलग तरह के वर्म्स होते हैं। एंड डिजीज, इस डिजीज में सिस्ट और पस की फॉर्मेशन होती है, वो वर्म्स। तो किस टाइप से इन्फेक्शन हो रही है, सबसे पहला पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट है एफिकेसी, ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड आ गया हमारा एफिकेसी। एफिकेसी मींस इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस में क्या होता है, बहुत सी ऐसी ड्रग होती हैं भी कितनी, कोई भी ड्रग है वो कितनी इफेक्टिव है। अगर
कुछ ड्रग ऐसी होती है जिसकी एक डोज ही इफेक्टिव होती है, कुछ ड्रग ऐसी होती है जिसमें 2 डोज देनी होती है, 3 डोज देनी होती है। तो डिपेंड करता है जो ड्रग है वो कितनी इफेक्टिव है, एफिकेसी के ऊपर भी डिपेंड करता है। उसके बेस पे भी हम सिलेक्शन कर सकते हैं भी कौन सी ड्रग हम उसको प्रिस्क्राइब करेंगे। और इसमें ये भी देखा जाता है साइड इफेक्ट्स भी, किस तरह की ड्रग है। ऐसी ड्रग सिलेक्ट करनी होती है जो कि जिसमें मैक्सिमम डिजायरेबल इफेक्ट हो और मिनिमम अनडिजायरेबल इफेक्ट। तो थर्ड हमारा आ जाता है साइड इफेक्ट्स। ये हम पढ़ रहे हैं किस बेसिस पे हम एक ड्रग को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो साइड इफेक्ट कम होने चाहिए, इट मींस दैट इसके मैक्सिमम डिजायरेबल रिजल्ट होने चाहिए टू रिड्यूस द इन्फेक्शन एंड मिनिमम अनडिजायरेबल इफेक्ट्स। तो हम इन बेसिस पे जो ड्रग है उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला बेसिस था कि किस तरह की इन्फेक्शन है। अब बहुत सारे वर्म्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्फेक्शन और कॉज कर देते हैं इस तरह की प्रॉब्लम, जैसे राउंड वर्म्स हो गए, टेप वर्म। तो उसके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह का वर्म है जो कि इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। सेकेंड हमारा पॉइंट आ जाता है एफिकेसी, जो ड्रग है वो कितनी इफेक्टिव है, क्या उसकी एक डोज सफिशिएंट है। कुछ ड्रग होती है जिसकी एक डोज सफिशिएंट है, जैसे मीबेंडाजोल है, इसके बारे में आपको आगे डिटेल में करवाऊंगी। मीबेंडाजोल ऐसी ड्रग है जो कि बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, तो उसकी लो डोज ही सफिशिएंट है, एक डोज ही सफिशिएंट है। कुछ ऐसी ड्रग होती है जिसकी 3 या 4 डोज देनी पड़ती है। तो डिपेंड करता है कितनी इफेक्टिव है वो ड्रग, उसके बेस पे भी हम ड्रग को सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि साइड इफेक्ट, जो ड्रग है उसके कितने कोई साइड इफेक्ट्स कितने हैं, और ड्रग इस तरह की सिलेक्ट करेंगे जो कि डिजायरेबल इफेक्ट जो हमें चाहिए वो मैक्सिमम हो, जो अनडिजायरेबल जिसके एडवर्स इफेक्ट, एडवर्स ड्रग रिएक्शन कम हो, मिनिमम हो, कम से कम, उस बेसिस पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं। तो दिस इज अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द एंथलमेंटिक ड्रग्स। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग्स अकॉर्डिंग टू द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्शन। किस तरह की इन्फेक्शन है, राउंड वर्म से हुई है, टेप वर्म से हुई है, या फिर पिन वर्म से, थ्रेड वर्म से, किस तरह की इन्फेक्शन है उसके बेसिस पे उसका ट्रीटमेंट देखेंगे। तो ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में इसको करेंगे। तो आज हमने किया कि इसकी जनरल इंट्रोडक्शन, ये होता क्या है, एंथलमेंटिक ड्रग क्या होती है, किस तरह से ये एक्ट करता है, और जो ह्यूमन बॉडी है उसको कैसे इफेक्ट करता है, और उसको करेक्ट करने के लिए, सही करने के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए हम जो ड्रग चूज करते हैं वो किस बेसिस पे चूज करते हैं। ये 2-3 बेसिस बताए हैं, उन बेसिस पे चूज करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।